सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन पर स्वागत करता हूं। देखिए, इस वीडियो के अंतर्गत जो हम कवर करने वाले हैं वो है जो हमारे मंदिर हैं उनकी शैलियों पर, ठीक है ना। जैसे कि हमारी नागर शैली, बेसल शैली और द्रविड़ शैली। मुख्य रूप से यही पाई जाती हैं। भारत में 3 शैलियों का विकास हुआ है। बाकी जो शैलियां हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं शैलियों का हिस्सा हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी सोलंकी शैली किसका हिस्सा है? तो सोलंकी शैली नागर शैली का हिस्सा है, ठीक है। उसी प्रकार इनकी सब शैलियां जैसे होयसल शैली रही, ठीक है। ये सभी शैलियां सब शैलियों के उदाहरण हैं। यदि मुख्य रूप से बात करें तो मुख्य रूप से हम 3 शैलियों पर बात करेंगे। कौन कौन सी? नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, ठीक है। ये मेरा पूरा भरोसा है इस वीडियो को देखने के बाद आपके आज से जो शैलियों को लेकर मंदिर स्थापत्य के कार्य हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके डाउट आज के बाद खत्म हो जाएंगे। बड़े अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, बेसिक को हाई लेवल कवर करेंगे और साथ ही साथ एंड में हम ये भी देखेंगे कि इन शैलियों से संबंधित कौन कौन से मंदिर हैं। जैसे कि बेसर शैली से संबंधित कौन से मंदिर हैं, द्रविड़ शैली से संबंधित कौन से मंदिर हैं और नागर शैली से संबंधित कौन कौन से मंदिर हैं, उन पर भी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के एंड में। पहले तो हम शैलियों को समझेंगे, फिर इस वीडियो के बाद उन पर बात करेंगे, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करते रहना और शेयर करते रहना अपने ग्रुप्स वगैरह में, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की ये पहली क्लास है। इससे पहले भी हम 1-2 क्लास कर चुके हैं पीपीटी के थ्रू, लेकिन बोर्ड पर ही पहली क्लास है, ठीक है। अब हम आर्ट एंड कल्चर को भी धीरे धीरे खत्म करते हुए चलेंगे। संडे टू संडे इसकी क्लास लेते हुए चलेंगे ताकि आपकी आर्ट एंड कल्चर भी कवर होती रहे, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश होती है इस चैनल पर आपके लिए। तो आप चाहें तो वीडियो को शेयर और लाइक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत हम कितनी शैलियों पर बात करने वाले हैं? तो इसके अंतर्गत हम 3 शैलियों पर बात करने वाले हैं। वो है हमारी कौन कौन सी? सबसे पहली है हमारी नागर शैली, दूसरे पर आती है हमारी बेसर शैली और तीसरे पर आती है हमारी द्रविड़ शैली, ठीक है। यदि पूछा जाए कि नागर शैली का विकास कहां से कहां तक है, तो नागर शैली का विकास हिमालय से लेकर, कहां से? हिमालय से लेकर, और बात करा जाए दक्षिण में कहां तक, तो दक्षिण में ये विंध्य पर्वत तक। कहां तक? विंध्य पर्वत तक इसका विकास है, विंध्य पर्वत, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि नागर शैली जो है, मंदिरों की नागर शैली जो है वो हमें कहां से कहां तक देखने को मिलती है? तो वो हमें हिमालय वाले क्षेत्र से लेकर और विंध्य पर्वत तक के क्षेत्र तक हमें मुख्य रूप से नागर शैली देखने को मिलती है, मुख्य रूप से नागर शैली देखने को मिलती है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि बेसर शैली कहां से कहां तक है? तो बेसर शैली हमारी विंध्य पर्वत से लेकर और कृष्णा नदी तक। कहां तक? कृष्णा नदी तक, कृष्णा नदी तक, ठीक है, ठीक। विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी तक बेसर शैली। यदि हम बात करें द्रविड़ शैली, तो द्रविड़ शैली हमारी कृष्णा नदी से लेकर और दक्षिण के तमिलनाडु तक हमारी बेसर शैली देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहां से आपके 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन तैयार होता है कि नागर शैली हमें कहां से कहां तक देखने को मिलती है? तो नागर शैली हमें हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक, ठीक है। यदि बात करें बेसर शैली तो विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक। यदि बात करें द्रविड़ शैली तो द्रविड़ शैली हमारी कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक देखने को मिलती है मुख्य रूप से, ठीक है। आइए सबसे पहले बात करते हैं नागर शैली पर। देखिए नागर शैली में सबसे पहले बात करें, देखिए आपने मंदिर देखे हैं जो उत्तर भारत वाले स्टूडेंट हैं, जैसे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये वाले हिस्से वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से भाग होते हैं। देखो जगती, पीठ, मंडप, शिखर, आमलक और कलश, ये भाग होते हैं मंदिर के। सबसे पहले बात करें जगती, तो आप देखिए मंदिर में घुसे और आप मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, वो है जगती। क्या है? जगती। उसके बाद आती है पीठ, आप रेस्ट की ओर चलते हैं, थोड़ा खाली स्थान होता है, रेस्ट होता है, ठीक है ना, लंबा सा बरामदा सा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं, मंदिर से पहले वाला हिस्सा, वो होती है हमारी पीठ। क्या होती है? पीठ, ठीक। जगती और पीठ। उसके बाद आता है मंडप, आप मंदिर में अंदर की ओर घुसे, आप मंदिर में अंदर की ओर घुसे और एक बहुत बड़ा बरामदा सा होता है, ठीक है ना, बहुत बड़ा बरामदा सा होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम मंडप,
ठीक है ना, जिसमें कभी कभी मंदिर में जाते हैं तो बाहर की तरफ लोग बैठ भी जाते हैं, बैठकर अपनी पूजा पाठ करते हैं, और जो पंडित होता है वो अंदर की तरफ बैठा हुआ होता है। जो बरामदा होता है, बड़ा सा बरामदा, वो होता है हमारा मंडप। क्या होता है? वो मंडप होता है। नेक्स्ट हम बात करें शिखर, तो ये हमारा, ठीक है ना, ये तिकोना सा जो हिस्सा होता है मंदिर का, ये तिकोना सा हिस्सा जो होता है वो होता है हमारा क्या? शिखर। ठीक है। उसके बाद हम बात करें आमलक। देखिए आमलक जो होता है, आपने देखा होगा कि उत्तर भारत के मंदिर जो होते हैं, ऊपर जाने के बाद गोल गोल उसमें चूड़ियां होती है, गोल गोल चूड़ियां होती है, जिन्हें कहते हैं आमलक। ठीक है ना। आमलक के ऊपर एक कलश या फिर त्रिशूल रखा हुआ होता है, मुख्य रूप से कलश होता है उत्तर भारत के में जो इतने मंदिर हैं, लेकिन कहीं कहीं त्रिशूल भी देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना, जहां पर त्रिशूल या फिर कलश होता है उसके नीचे गोल गोल जो चूड़ियां होती है वो होती है आमलक, और ऊपर जो रखा होता है वो होता है कलश। तो जो हमारी नागर शैली है उसकी क्या क्या विशेषता है? जगती, ठीक है, जिस सीढ़ियों पर हम चढ़ते हैं, उसके बाद रेस्ट वाला भाग आता है, वो है हमारी पीठ, उसके बाद आता है मंडप, जिसमें आप बैठकर, श्रद्धालु बैठकर पूजा करते हैं, बहुत बड़ा बरामदा होता है, ठीक है ना, मंदिर से पहले वाला हिस्सा, ठीक, मुख्य मंदिर से पहले वाला हिस्सा वो होता है मंडप। उसके बाद ऊपर वाला तिकोना वाला हिस्सा होता है वो होता है क्या? शिखर। जो चूड़ियां होती हैं ऊपर की ओर मंदिर में वो होते हैं आमलक, और ऊपर की ओर जो होता है कलश रखा हुआ होता है नागर शैली में, ठीक है, कलश या फिर त्रिशूल, 90% कलश होता है। ठीक। यदि हम बात करें ये वाला हिस्सा क्या होता है, तो ये होता है गर्भगृह। क्या होता है? गर्भगृह, गर्भगृह, ठीक है ना। गर्भगृह में क्या होता है? तो मुख्य देवी या देवता की मूर्ति होती है गर्भगृह में, मुख्य देवी या देवता की मूर्ति होती है गर्भगृह में। ठीक है। तो आपको याद रखना है, देखिए मंडप जहां हम बैठकर अपनी आराधना पूजा करते हैं, ठीक है, सभी श्रद्धालु, और उसके जहां पर पंडित बैठा हुआ होता है, अंदर मूर्तियां होती है, वो होता है हमारा गर्भगृह। ठीक है, ये चीजें होती हैं। और हम चीजों पर बात करें तो पंचायतन शैली में, देखिए जो नागर शैली के मंदिर होते हैं वो पंचायतन शैली में बने हुए होते हैं। पंचायतन शैली जैसे कि ये हमारा मुख्य मंदिर हुआ, और इसके चारों ओर छोटे छोटे 4 मंदिर होते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 और एक मुख्य मंदिर। ठीक, कितने हुए? 5 मंदिर हुए। तो इन्हें कहते हैं पंचायतन शैली। तो जो हमारे उत्तर भारत के मंदिर होते हैं या फिर नागर शैली के जो मुख्य रूप से मंदिर होते हैं वो पंचायतन शैली में बने हुए होते हैं, यानी एक मुख्य मंदिर होता है और उसके चारों तरफ एक छोटे छोटे मंदिर होते हैं, जिन्हें उनके सहायक मंदिर कहते हैं, या फिर कहते हैं कि मुख्य देवता का मंदिर है, और ये छोटे छोटे जो मंदिर हैं ये उनके सहायक देवता हैं। कौन है? सहायक देवता, उनसे छोटे देवता के मंदिर हैं। इसकी खास विशेषता यह है कि नागर शैली में जो ये छोटे छोटे मंदिर होते हैं, इनके ऊपर भी कलश, आमलक, शिखर पाया जाता है। सेम टू सेम होते हैं, लेकिन वो छोटे होते हैं और उनसे छोटे देवी देवताओं के होते हैं। ठीक है ना, पंचायतन शैली ये होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? आप कभी किसी मंदिर में गए होंगे, आप गोल गोल मंदिरों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, वो होता है प्रदक्षिणा पथ। तो जो हमारी नागर शैली जो होती है उसकी विशेषता ये होती है कि उसमें प्रदक्षिणा पथ जो होता है वो मंदिर के अंदर होता है, यानी मंदिर के अंदर भी नहीं होगा, तो वो कवर्ड होगा। कैसा होगा? कवर्ड होगा। ठीक है, बंद होगा प्रदक्षिणा पथ। तो आपको याद रखना है, गैलरी सी बनी हुई होगी और चारों तरफ से वो बंद होगी, वो होता है प्रदक्षिणा पथ। तो आपको याद रखना है कि प्रदक्षिणा पथ नागर शैली में बंद होता है। ठीक है ना, कैसा होता है? बंद होता है, और मंदिर के अंदर वाले हिस्से में ही होता है। ठीक, प्रदक्षिणा पथ। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें गंगा यमुना। देखिए इनके जो द्वार होते हैं, नागर शैली के जो मंदिर होते हैं उनके द्वार पर गंगा व यमुना की चित्र लगे हुए होते हैं, यानी देवी देवताओं के चित्र लगे हुए होते हैं। ठीक है, इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में मुख्य रूप से सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? वो है गंगा नदी तंत्र, और गंगा नदी तंत्र के बाद सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है यमुना। इसीलिए हमें उत्तर भारत के मंदिर, या फिर कह सकते हैं नागर शैली के मंदिरों पर गंगा यमुना या फिर देवी देवताओं की फोटो देखने को मिलती है, उनकी मूर्तियां देखने को मिलती है द्वार पर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं तालाब। देखिए इन मंदिरों के चारों ओर, नागर शैली के मंदिरों के चारों तरफ हमारे क्या नहीं पाए जाते? तो इनके चारों तालाब नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि उत्तर भारत में पानी की कमी नहीं है। जो तालाब होते थे प्राचीन काल से अब तक जितने भी मंदिर हैं, उनके चारों ओर पानी इसलिए रखा जाता है क्योंकि जहां पर पानी की कमी होती है उन मंदिरों के चारों ओर पास पानी रखा जाता है, तालाब बनाया जाता है। लेकिन नागर शैली के मंदिरों पर तालाब इसलिए नहीं बनाया जाता है क्योंकि ऊपर वाला हिस्से में पाए जाते हैं उत्तर भारत के, और उत्तर भारत में आपको पता है गंगा, यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, जितनी भी नदियां हैं, यहां तक कि ब्रह्मपुत्र नदी भी बहती है, यहां पर पानी की कमी नहीं है, इसीलिए इन मंदिरों के चारों तरफ तालाब नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी विशेषता क्या है? पंचायतन शैली में बने हुए होते हैं। प्रदक्षिणा पथ जो होता है कवर्ड होता है। ठीक है ना, गंगा यमुना देवी देवताओं की फोटो लगी होती है,
मूर्तियां लगी होती हैं द्वार पथ पर, और तालाब इनके और पास नहीं पाए जाते हैं क्योंकि उत्तर भारत में पानी की कमी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बेसर शैली है, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे द्रविड़ शैली। ठीक है ना, उससे पहले पढ़ेंगे द्रविड़ शैली, उसके बाद हम समझेंगे कौन सा बेसर शैली। ठीक है ना, आइए द्रविड़ शैली पर बात करते हैं। देखिए द्रविड़ शैली जो होती है आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा। देखिए जैसे कि इसमें पीठ और जगती होती थी, इसमें भी पीठ और जगती होती है, लेकिन एक और इसका भाग होता है, सबसे पहला वही जगती, उसके बाद पीठ, उसके बाद अधिष्ठान। क्या चीज? अधिष्ठान। ठीक, तो 3 हिस्से होते हैं बेस के, कौन कौन से? जगती, पीठ और अधिष्ठान। तो आपसे पूछा जाएगा अधिष्ठान बेसर शैली का उदाहरण है, द्रविड़ शैली का उदाहरण है, बेसर शैली का उदाहरण है, या फिर नागर शैली का उदाहरण? तो आपको याद रखना वो द्रविड़ शैली का उदाहरण है। अधिष्ठान, मंदिर में पाया जाना अधिष्ठान। ठीक है ना, तो जगती, पीठ और अधिष्ठान 3 भाग पाए जाते हैं बेस में। उसके बाद देखिए सबसे पहले एंट्री करते हैं अर्ध मंडप पाया जाता है, उसके बाद मंडप पाया जाता है, उसके बाद अंतराल और उसके बाद मुख्य गर्भगृह। इसे समझिए, अर्धमंडप यानी छोटा सा हिस्सा, एंट्री के लिए छोटा हिस्सा, एक तरीके से समझिए हम चप्पल उतार के अंदर की ओर जाते हैं। ठीक है ना, वो अर्धमंडप हुआ। उसके बाद आता है मंडप, मुख्य मंडप, वही वाला हिस्सा जहां पर सभी श्रद्धालु बैठकर अपनी पूजा करते हैं। पूछा जाए अंतराल क्या होता है, आपने देखा होगा कि मंदिर जो मुख्य देवी देवता की मूर्ति रखी हुई होती है और जहां पर श्रद्धालु बैठे हुए होते हैं, उनके बीच में कभी कभी रेलिंग लगी हुई होती है और बहुत सारी जगह खाली हुई होती है बीच में, और पंडित दूर बैठा हुआ होता है, तो ये होता है हमारा अंतराल। क्या होता है? अंतराल। यानी गर्भगृह और मंडप, यानी जहां पर मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति है और जहां पर श्रद्धालु बैठे हैं, उनके बीच में जो स्थान है, खाली जगह है, उसे कहते हैं अंतराल। ठीक है, तो आपको द्रविड़ शैली के क्या क्या चीजें याद रखनी है? अर्धमंडप यानी जहां पर हमने चप्पलें उतारी या फिर छोटा सा हिस्सा मंदिर में एंट्री का, उसके बाद मंडप जहां पर श्रद्धालु बैठकर अपनी पूजा करते हैं, उसके बाद अंतराल जो मुख्य देवी देवता की मूर्ति रखी हुई होती है और जहां पर श्रद्धालु बैठकर पूजा करते हैं, उनके बीच में जो खाली जगह होती है बड़ी सी, उसे कहते हैं अंतराल। ठीक है ना, उसके बाद गर्भगृह यानी मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति। ये क्या है? ये आपका गर्भगृह, गर्भगृह, गर्भगृह। ठीक है, गर्भगृह यानी मुख्य देवी देवता की मूर्ति। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए इस वाली जो ये था हमारा, इसमें इसे शिखर कहा जाता था ढलान को, लेकिन इसमें विमान कहा जाता है। विमान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ये छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ होता है। ठीक है ना, छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ होता है, छोटे छोटे बॉक्स में बटा हुआ होता है, जिसे कहते हैं विमान। क्या कहते हैं? विमान। और दोनों में कंपेयर करना, जहां पर नागर शैली में इसे शिखर कहा जाता था, वहीं द्रविड़ शैली में इसे विमान कहा जाता है। ठीक है, विमान कहा जाता है, और लास्ट का जो बॉक्स होता है उसे शिखर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे शिखर कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, लास्ट वाले बॉक्स को शिखर कहा जाता है और सभी बॉक्सों को मिलाकर विमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विमान कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो है, ये है गोपुरम। क्या है? गोपुरम। देखिए जो द्रविड़ शैली होती है उसमें गोपुरम पाया जाता है। गोपुरम क्या होता है? आपने दक्षिण भारत के मंदिर देखे होंगे, उनके द्वार पथ से पहले, मतलब एंट्री से पहले बड़े बड़े आगे की ओर खंबे लगे हुए होते हैं, या फिर कह सकते हैं गेट लगे हुए होते हैं, बड़े सुंदर गेट लगे हुए होते हैं। इन्हें क्या कहता है? इन्हें कहा जाता है गोपुरम। गोपुरम कहा जाता है। तो द्रविड़ शैली के मंदिरों की खास विशेषता क्या है? गोपुरम। ठीक है ना, इनमें गोपुरम पाए जाते हैं, जबकि नागर शैली में कोई भी गोपुरम नहीं पाया जाता है। ठीक है, कोई भी गोपुरम नहीं पाया जाता है। कभी कभी हमें गोपुरम जो है वो द्रविड़ शैली के मंदिरों से ज्यादा सुंदर देखने को मिलते हैं, यानी सबसे मुख्य विशेषता पूछे द्रविड़ शैली की तो वो है गोपुरम। क्या है? गोपुरम सबसे मुख्य विशेषता है। बड़े आगे सुंदर की ओर खंबे लगे हुए होते हैं, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जलाशय। तो यहाँ पर जलाशय पाया जाता है क्योंकि दक्षिण भारत कहीं ना कहीं सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि आपने देखा होगा विदर्भ वाला क्षेत्र जो है वो सूखाग्रस्त है। ठीक है ना, इसी कारण यहाँ पर जलाशय पाए जाते हैं। मंदिर के आसपास जलाशय इकट्ठे करके रखते हैं ताकि पानी की कभी भी जरूरत पड़ सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रदक्षिणा पथ खुला हुआ होता है, यानी मंदिर के बाहर होता है प्रदक्षिणा पथ और खुला हुआ होता है। वहीं पर नागर शैली में प्रदक्षिणा पथ कवर होता था। ठीक है ना, कवर्ड होता था। इसमें प्रदक्षिणा पथ मंदिर के बाहर की ओर होता है और वो खुला हुआ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोपुरम। तो गोपुरम सबसे मुख्य विशेषता है द्रविड़ शैली की। उसके बाद बात करते हैं पंचायतन शैली। तो इसमें भी पंचायतन शैली पाई जाती है। ठीक है ना, पंचायतन शैली पाई जाती है। लेकिन आपको यह बात याद रखनी है कि
जो ये वाली पंचायतन शैली थी इसमें सेम टू सेम जो सहायक मंदिर होते थे उनमें कलश, आमलक और शिखर पाया जाता था, लेकिन इसमें शिखर नहीं पाया जाता है। जो सहायक मंदिर होते हैं पंचायतन शैली के, जो पंचायतन शैली के सहायक मंदिर होते हैं, ठीक है ना, ये वाले सहायक मंदिर जो होते हैं इनमें शिखर नहीं पाया जाता है, ठीक है, बाकी विमान तक सब कुछ पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं तालाब, वही जलाशय तालाब नहीं पाया जाता है। बात करें गेट, तो गेट पर रक्षकों की मूर्तियां लगी हुई होती हैं, रक्षक, यक्ष, यक्षिणी, ठीक है ना, यक्ष, यक्षिणी, इनकी मूर्तियां लगी हुई होती हैं। बात करें जो द्रविड़ शैली होती है इसका विकास किस काल में हुआ, तो इसका विकास चेर, चोल, पांड्य, ये कह सकते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं विजयनगर साम्राज्य के समय में इनका विकास हुआ द्रविड़ शैली का। ठीक है, ये मुख्य रूप से हमारी 3 शैलियां थी। नेक्स्ट हमारी शैली है वो है हमारी कौन सी, बेसर शैली। देखिए जैसे कि बेसर शैली हमारी नागर शैली और द्रविड़ शैली के बीच में पड़ती है, उसी प्रकार जो बेसर शैली है उसमें मंदिर जो होते हैं वो हमारे नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सचर होते हैं। ठीक है, दोनों शैलियों का मिक्स यूज किया जाता है बेसर शैली में। तो आप समझ सकते हैं कि हमने पढ़ा क्या, नागर शैली, द्रविड़ शैली, और दोनों का यूज किया जाएगा किसमें, हमारा बेसर शैली में। ठीक है ना, मिक्स होते हैं इसीलिए इनकी कोई मुख्य रूप से विशेषता नहीं होती है, ये मिक्स होते हैं। हो सकता है इनका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमारा द्रविड़ शैली की तरह हो, नीचे वाला हिस्सा हमारा किसकी तरह हो, नागर शैली की तरह हो सकता है नीचे वाला हिस्सा द्रविड़ शैली की तरफ हो, ऊपर वाला हिस्सा नागर शैली की तरफ हो। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि मिक्स होते हैं, इसीलिए आपको याद रखना है जो हमारी बेसर शैली होती है वो नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सचर होती है। ठीक है, दोनों का मिक्सचर होती है। ठीक, तो हमने सबसे पहले पढ़ा कौन सी, नागर शैली, फिर द्रविड़ शैली, और उसके बाद हमने समझा बेसर शैली। ठीक है, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ मंदिरों को देखेंगे कि नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली से संबंधित कौन कौन से मंदिर हैं जिनसे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उससे पहले रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद मंदिरों पर बात करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो वीडियो है ना केवल आपके छोटे एग्जामों, बल्कि आप यकीन मानिएगा इतने कम समय में आपके वो कंटेंट मिलेगा आपको जो बड़े बड़े एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी बीओ का पेपर हुआ था, उसमें तक यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, और भी आने वाले एग्जामों में यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप थोड़ा समय देकर इस वीडियो को देखें, कम से कम 2 बार देखें, आपका बड़े अच्छे से रिवीजन होगा। ठीक है, आइए हम रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था 3 शैलियों पर हमने बात करनी थी, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। यदि हम बात करें सबसे पहले कौन सी, नागर शैली, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि नागर शैली हमारी कहां से कहां तक है, तो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक हमारी पाई जाती है नागर शैली। बेसर शैली की बात करें तो विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक हमारी बेसर शैली। यदि हम द्रविड़ शैली की बात करें तो कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण तक हमारी पाई जाती है द्रविड़ शैली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नागर शैली पर। तो नागर शैली हमारी हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक पाई जाती है और इसके जो मुख्य भाग होते हैं वो होते हैं जगती, पीठ, मंडप, शिखर, आमलक और कलश। ठीक है, यदि हम बात करें जगती तो वही सीढ़ियों वाला हिस्सा, उसके बाद हम बात करें पीठ तो रेस्ट वाला हिस्सा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें मंडप तो जहां पर श्रद्धालु बैठकर पूजा करते हैं मंडप। उसके बाद गर्भगृह यानी जो मुख्य देवी देवता के आगे मूर्ति लगी हुई होती है वो होता है गर्भगृह। बात करें जो हमारा तिकोना हिस्सा होता है, ढलान वाला हिस्सा होता है, इसे कहते हैं शिखर। आमलक कहते हैं जो चूड़ियां लगी हुई होती है मंदिर में ऊपर की ओर, उसे आमलक कहते हैं। और कलश बात करें तो ऊपर की ओर रखा हुआ कलश या फिर त्रिशूल कहलाता हमारा कलश। ठीक है, यदि बात करें कैसी शैली में बने हुए होते हैं तो पंचायतन शैली में बने हुए होते हैं। कैसी, पंचायतन शैली में बने हुए होते हैं। दूसरा, प्रदक्षिणा पथ यानी जो मंदिर के चारों ओर हम परिक्रमा करते हैं ये कवर्ड होता है। ठीक है, यदि बात करें दरबार पर किसकी मूर्तियां लगी होती हैं तो गंगा यमुना देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें तालाब, तो इनके चारों तरफ तालाब नहीं पाया जाता है। इसका कारण यह है कि उत्तर भारत हमारा वैसे ही पानी की दृष्टि से भरपूर है, इसीलिए यहां पर मंदिर के चारों तरफ तालाब रखना जरूरी नहीं समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किस पर, वो है हमारा द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली हमारी मुख्य रूप से कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण तक पाई जाती है। ठीक है, यदि बात करें द्रविड़ शैली की विशेषताएं तो इसमें जगती, पीठ, अधिष्ठान, गर्भगृह, अर्धमंडप, मंडप, अंतराल, विमान, शिखर पाया जाता है और तालाब भी पाए जाते हैं। ठीक है, एक एक पर बात करें। जगती वही वाला हिस्सा, पीठ, ठीक है, जो सपाट हिस्सा होता है आगे की तरफ रेस्ट वाला, अधिष्ठान 2-4 सीढ़ियां आगे की ओर चढ़ने के लिए वो अधिष्ठान। ठीक है, यदि हम बात करें उसके बाद अर्धमंडप यानी छोटा सा हिस्सा मंदिर में एंट्री का, उसके बाद मुख्य स्थान जहां पर बरामदा होता है श्रद्धालु बैठकर पूजा करते हैं मंडप, उसके बाद अंतराल यानी मुख्य देवी देवता
और जहां पर श्रद्धालु बैठते हैं उसके बीच का खाली स्थान कहलाता है अंतराल, ठीक है ना। यदि बात करें ये हमारा तिकोना वाला हिस्सा जो कि हमारे बॉक्सों में डिवाइड है, इसे कहते हैं विमान। वहीं पर जो यहां पर बॉक्स में डिवाइड नहीं था, किसमें, नागर शैली में, इसे कहा जाता था शिखर, तो इसे कहा जाता है विमान, और ऊपर वाले लास्ट बॉक्स को कहा जाता है शिखर, ठीक है। यदि बात करें कैसी शैली में बने हुए होते हैं, तो पंचायतन शैली में बने हुए होते हैं। सबसे मुख्य विशेषता पूछे द्रविड़ शैली की तो वो है गोपुरम। गोपुरम गेट का जो गेट होता है उसे गोपुरम कहा जाता है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे खंबे होते हैं सुंदर सुंदर, उन्हें गोपुरम कहा जाता है, ठीक है। यदि बात करें जलाशय यहाँ पर पाया जाता है क्योंकि ये दक्षिण में मुख्य रूप से पाए जाते हैं और दक्षिण में मुख्य रूप से पानी की कमी है, इसीलिए मंदिरों के चारों ओर जलाशय रखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें प्रदक्षिणा पथ, तो जहां पर मंदिर को चारों तरफ घूम घूम कर हम परिक्रमा करते हैं वो वाला हिस्सा खुला हुआ होता है, ठीक है, खुले आसमान के नीचे होता है। गोपुरम मैंने आपको बता दिया, पंचायतन शैली आपको बता दी, तालाब आपको बता दिया, और गेट पर रक्षकों की मूर्ति लगी हुई होती है। किसकी? रक्षकों की मूर्ति लगी हुई होती है, ठीक है। वहीं पर हमने बात की बेसर शैली पर, तो बेसर शैली जो होती है वो नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सचर होती है। नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सचर होती है कौन सी? हमारी बेसर शैली, ठीक है। तो आप बताना वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं मंदिर और उससे संबंधित शैलियां, यानी कानपुर का भीतरगांव मंदिर जो है वो किस शैली से संबंधित है, आप समझ चुके होंगे आप आसानी से, क्योंकि उत्तर भारत में है और उत्तर भारत में किस शैली का विकास है? नागर शैली का विकास है, ठीक है। तो अब आप आसानी से समझ सकेंगे, बस आपको बशर्ते जगह याद होनी चाहिए, ठीक है, आप आसानी से टिक कर देंगे। तो आइए देखते हैं हम किस शैली से संबंधित है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज बताना कैसी लग रही वीडियो, और साथ ही साथ इसे शेयर कर देना अपने ग्रुप्स वगैरह में, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सकें जो वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मंदिरों पर, यानी किस शैली से संबंधित कौन सा मंदिर है। तो जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं करा वो अभी वीडियो लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं नागर शैली। तो नागर शैली में आपको मुख्य रूप से जो मंदिर याद रखने हैं वो हैं हमारे, सबसे पहला भीतरगांव मंदिर जो कि हमारा कानपुर में पड़ता है, उत्तर भारत में पड़ता है। उत्तर भारत में नागर शैली है, तो आप उससे आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं कि जो कि हमारा भीतरगांव मंदिर कानपुर में है वो है नागर शैली से संबंधित। दशावतार मंदिर ललितपुर झांसी वाले इलाके में पड़ता है हमारा, तो ये कहाँ पर है हमारा? ये भी नागर शैली की विशेषता है। यदि बात करें खजुराहो मंदिर या फिर कंदरिया महादेव का मंदिर जो कि सबसे सुंदर है खजुराहो मंदिरों में, तो खजुराहो के मंदिर जो है एमपी में है, वो किसका हिस्सा है? तो वो हमारी नागर शैली का हिस्सा है, क्योंकि हमारी नागर शैली हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक थी, और विंध्य पर्वत हमारा एमपी में आता है, तो वही वाला हिस्सा है हमारा एमपी का जिसमें नागर शैली है और जिसके अंतर्गत आता है हमारा कंदरिया महादेव का मंदिर। नेक्स्ट हम बात करें सूर्य मंदिर जो कि हमारा उड़ीसा में पड़ता है, ये भी हमारा किस शैली के अंतर्गत आता है? तो नागर शैली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर, जहां से रथ यात्रा निकाली जाती है, श्री कृष्ण के लिए समर्पित है, तो ये किसके लिए कहां पर है? उड़ीसा में है, और किस शैली का मंदिर है? तो नागर शैली का मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंगराज मंदिर जो कि उड़ीसा में हमारा, ये किस शैली का मंदिर है? तो ये भी हमारा नागर शैली का मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रविड़ शैली पर। तो द्रविड़ शैली पर आपको मुख्य रूप से याद रखने हैं वृद्धेश्वर मंदिर जो कि हमारा तंजावुर में पड़ता है, तमिलनाडु। ये किस शैली का मंदिर है? तो द्रविड़ शैली का मंदिर है, क्योंकि द्रविड़ शैली हमारी कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक पाई जाती है, और तमिलनाडु में ही पड़ता हमारा वृद्धेश्वर मंदिर, तो आप याद रख सकते हैं आसानी से किस शैली का मंदिर है? द्रविड़ शैली का मंदिर है। महाबलीपुरम के मंदिर किस शैली के मंदिर है? तो द्रविड़ शैली के मंदिर है। जितने भी महाबलीपुरम के अंतर्गत मंदिर आते हैं सभी द्रविड़ शैली का उदाहरण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसर शैली। तो बेसर शैली में आपको मुख्य रूप से एक याद रख सकते हैं, बादामी के जितने भी मंदिर हैं किस शैली के मंदिर हैं? तो बेसर शैली के मंदिर हैं। किस शैली के? बेसर शैली के मंदिर हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले पढ़ा शैलियों के प्रकार, उसके बाद हमने मैप से समझा कौन कौन सी शैली हमारी कहाँ कहाँ तक विस्तृत है, उसके बाद बड़े अच्छे से हमने डायग्राम से पढ़ा कि आखिरकार इनकी क्या क्या विशेषता होती हैं, और लास्ट में आज हमने पढ़ा है क्या? मंदिर और उनसे संबंधित शैलियां। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन से मंदिर पढ़े हैं, जैसे कि नागर शैली के अंतर्गत भीतरगांव मंदिर कानपुर, दशावतार मंदिर झांसी, कंदरिया महादेव का मंदिर एमपी में पड़ता है, नागर शैली की विशेषता है, सूर्य मंदिर उड़ीसा नागर शैली की विशेषता है, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा नागर शैली की विशेषता है, और लिंगराज मंदिर उड़ीसा नागर शैली की विशेषता है। उसके बाद हम द्रविड़ शैली पढ़ा, वृद्धेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में पड़ता है, द्रविड़ शैली की विशेषता है, महाबलीपुरम के मंदिर द्रविड़ शैली की विशेषता है। यदि बात करें बादामी या वातापी के जो मंदिर हैं वो किसकी विशेषता है? तो वो भी हमारे द्रविड़ शैली की विशेषता है, ठीक है।
तो ये आती है हमारी इसकी वीडियो। आपको कमेंट में जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो उसे शेयर कर देना, ठीक है। सबसे पहले आपका काम रहेगा मैप बनाना। जो मैंने डायग्राम बनाया है सेम टू सेम डायग्राम बनाना, अच्छे से नोट करते हुए चलना चीज़ों को, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर को इसी तरीके से हम बड़े अच्छे से डायग्राम से पढ़ते हुए चलेंगे तो आपका काम रहेगा जैसे मैंने डायग्राम बनाए हैं बोर्ड पर, आप सेम टू सेम बनाते हुए चले और उन्हें नोट करते हुए चले, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम। क्योंकि आपको बाद में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, जब एग्जाम आएगा आपको चीज़ें बड़े अच्छे से नीट एंड क्लियर होंगी, ठीक। तो आपका काम दो रहेंगे, एक तो मेरी जितनी भी प्रीवियस वीडियो है उन्हें कवर करना, सेकंड आपका नोट बनाते चलना। आर्ट एंड कल्चर आज से शुरू हुई है, आर्ट एंड कल्चर को बिल्कुल बेसिक से नोट्स बनाते हुए चलना। आर्ट एंड कल्चर आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी इतने अच्छे तरीके से, ठीक है। पीपीटी वगैरह से पढ़ाते हैं, हर कोई पढ़ा सकता है, नेट का कंटेंट लेकर हर कोई पढ़ा सकता है। तो आपका काम रहेगा जो मैं पढ़ाता जा रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं उसे नोट करते चलना और नोट बनाते चलना, साथ ही साथ जो इतने भी नोट्स बनाए उन्हें रिवीजन करते चलना, जितनी प्रीवियस वीडियो उन्हें भी कवर करते हुए चलना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आपका काम रहेगा अच्छे से रिवीजन करना इस वीडियो को और प्रीवियस वीडियो को, हिस्ट्री की वीडियो उनका भी रिवीजन साथ के साथ करते चलना और नोट्स बनाते हुए चलना। नोट्स जरूर ध्यान से बनाना, कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जो नोट्स ना बना रहा हो, नोट्स साथ के साथ बनाते हुए चलना। और रही बात ये किस एग्जाम के लिए, तो ये सभी एग्जामों के लिए है, कोई भी एक एग्जाम को टारगेट करके नहीं है, बल्कि ये सभी एग्जामों के लिए यूजफुल है, ठीक है। चाहे वो आपका ग्रुप डी हो, चाहे पीसीएस प्रीलिम्स हो, सभी के लिए यूजफुल रहेगा, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आप अपना अच्छे से रिवीजन करना। थैंक यू।